अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आबनाए हुर्मुज़ की एक दफ़ा फिर बंदिश कर दी गई है और ईरान की जानिब से कहा जा रहा है जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात मुस्बत हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, बुध तक कोई बड़ा मुआहिदा ना हुआ तो फिर अमेरिका जो है ईरान के साथ जंग करेगा। ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ईरान भी तैयार है। अब इस सारे मामले को प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। प्रोग्राम में साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौका पैदा होने जा रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से और $8 अरब के डिपॉजिट्स मिलने के बाद अब पाकिस्तान को इसका मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदा होगा और कौन से अरब ममालिक हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं, इस पर बात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जो मामला है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात अच्छे हैं लेकिन ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से ईरान जो है हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जबकि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक अमरीका पीछे नहीं हटेगा हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। किस तरह से देख रहे हैं ईरान की जानिब से कल एक खुशाइंद इक़दाम था कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला गया, अब दोबारा से बंद करने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सदर ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं मुज़ाकरात अच्छे रहे लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो इस सारे सिनेरियो में मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मामला को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो उसके मकासद थे, जैसा बिल क्लिंटन ने कहा था कि इसी के बारे में कि अमेरिका हैज ओवर रीच्ड अंडर परफॉर्म, मतलब उसने बहुत ज्यादा बड़े मकासद के साथ वो कुछ हासिल कर नहीं सका। अब ट्रंप साहब का मसला ये है कि वो फेस सेविंग भी चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं दुनिया को बताएं कि मैं बड़ा फातेह हूँ। उनके मुख्तलिफ ट्वीट्स इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने ये कहा स्टेट ऑफ ईरान खोलने पर मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है। इन्होंने अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बाकायदा ईरान के हवाले करके खुद पीछे हट गए हैं। तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को भी ये बात समझ आ गई है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा हथियार है उसके पास, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। और जहां तक इस रॉकेट का ताल्लुक है जो ट्रंप साहब ने लगाया हुआ था, वो रॉकेट तो खैर पाकिस्तान के जहाज भी आ गए हैं, चीन के और ईरान के जहाज में निकल गए वहां से। तो रॉकेट को इफेक्टिव करने के लिए जिस हिम्मत की उसकी जरूरत थी वो ट्रंप साहब ने अभी तक नहीं दिखाई। नंबर 2, इस दौरान अगर आप गौर करें तो जो बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा था, एक तो पाकिस्तान ने अपने सर धड़ की बाजी लगा दी है किसी न किसी तरीके से। टीम पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, किसी न किसी तरीके से इस जंग को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए और मामला हल हो जाए। लेकिन ट्रंप साहब इस दौरान अमेरिका का बिल्डअप भी करते रहे हैं। वो फोर्सेस बाकायदा पहुंचती रही हैं, एयरफोर्स वहाँ मौजूद है, नेवी उनके मौजूद है। तो वो चाहते ये हैं कि इसी तरीके से इस ताकत के जोम में ईरान को सरनगू होने पर मजबूर कर दे। ईरान में इस पर तैयार नहीं है क्योंकि ईरान ने देख लिया क्या उसके पास जो भी आप समझते हैं कुव्वत है, ताकत है, या जिस कर्म भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों से जब ईरान ने यह ऐलान किया था कि भाई हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल रहे हैं, लबनान में जंग बंदी हो गई थी, तो ट्रंप साहब को 2 जल्दियां थी। एक तो एक फौरन अपने फतह का ऐलान करे कि मेरे दर से खोल दी उन्होंने। दूसरा, जो लबनान के इज़राइल के मुज़ाकरात थे उसका भी बहुत पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है ट्रंप साहब खुद अपना खेल बिगाड़ रहे हैं। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने जो पाकिस्तान की कोशिशों का भी जिक्र किया, तो नामुमकिन को जिस तरह से मुमकिन बनाया पाकिस्तान ने, और ख़ुसूसन इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया, जो शबाना रोज़ काविशें कोशिशें की, तो आपका क्या तज़किया है कि ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया गया? देखिए, तो मैं इंडिविजुअल्स की बात करने के बजाय मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी टीम एफर्ट है इसमें। हमारे सफारतकार और लोग भी बहुत से इन्वॉल्व हैं इसमें। तो हमारी जो टीम पाकिस्तान है उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो इसलिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज्जत, इतनी बड़ी इज्जत अता फरमाई है कि पाकिस्तान को नंबर 1 दुनिया ने को समझ आ गई है कि जोग्राफियाई हैसियत पाकिस्तान की जो आलम इस्लाम में जो एक पोजीशन है वो, और तीसरा ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस तरीके से मिलिट्री पिछले साल भारत को धूल चटाई है वो भी सामने आ गई दुनिया के। तो अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये जो एक हमारी पोजीशन थी दुनिया को
ये मजबूर कर दिया कि हमारी बात सुने, क्योंकि अब और बताइए ईरान से और कौन बात कर सकता था। बिल्कुल सर, पाकिस्तान ने तो कलीदी किरदार अदा किया है। हमने देखा कि अंतालिया में सऊदीया, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा में मुलाकात भी हुई, इजलास भी हुआ, फिर ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने के हवाले से बातचीत भी की गई। लेकिन सर अब जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से मुख्तलिफ खबरें और मुख्तलिफ ईरानी मीडिया की जानिब से भी मुख्तलिफ खबरें हमें मिल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ईरानी बहरिया जो है वो इस वक्त हमा वक्त तैयार है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। फिर अमेरिका की जानिब से जो उनका जंगी जहाज़ है वो दोबारा मशरक़ वस्ता पहुँचा दिया गया है। अमेरिकी सदर भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं, डील ना हुई तो फिर हम जंग करेंगे। तो सर अब क्या लगता है, क्योंकि एक पॉइंट पर तो डेडलॉक बरकरार रहेगा, यूरेनियम को मुंतकिल करने के हवाले से बात हो रही थी। अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम अमेरिका पहुंचा दिया जाए। सदर ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दी है बाकायदा तौर पर कि हम ईरान के साथ मिलकर यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे, लेकिन ईरान इस पर नहीं मान रहा। तो सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ईरान मान गया हुआ था ना, ओबामा साहब के दौर में जब मुआहदा हो गया था, ईरान तो मान गया हुआ था। मेरे नहीं ख्याल कि ईरान में उस पर कोई उस हद तक जो ईरान माना था उससे कोई ईरान उस बात से जो ईरान ने उस वक्त तस्लीम की उससे पीछे हटा हुआ था। ईरान अपनी जगह पे कायम है। मतलब ईरान की तरफ से अब देखिए वो भी मान गया था, जो उनके सेंट्रीफ्यूजेस थे वो रशिया चले गए थे। ईरान ने अपनी अफसूदगी एक लिमिट से आगे नहीं दी। एनपीटी उसने साइन किया हुआ है। हर तरह से उन्होंने जो नेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो ईरान में मौजूद था, सब कुछ। इस सब के बावजूद ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं उससे, वो न्यूक्लियर मसला नहीं है, वो ईरान को किसी और तरीके से देख रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ईरान का अगर वही मुआहदा जो हमने पहले देखा था ओबामा साहब के दौर में, उसको आप उठा के देख लें, वही पॉइंट्स है जो बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं। अब बनाए हुर्मुज़ तो पहले खुली हुई थी ना। अगर अमेरिका ये जो ने किया ना करता तो बनाए हुर्मुज़ को तो किसी ने बंद नहीं किया, ना ही किसी ने बंद करने की कोशिश की है। ईरान ने पहले भी कहा था, अब भी मेरा ख्याल है ईरान से, क्योंकि 3-4 दिन लगाने के बाद अब देखिए फील्ड मार्शल ने जो एफर्ट की है ईरान की तरफ से वाज़ह कोई है गिव एंड टेक पोजीशन जो हुई है। तो इसलिए मसला ईरान का नहीं है, मसला ट्रंप साहब के ज़हन में है। अमेरिका के जो एक इजराइल के साथ मिलकर जो नापाक अज़ाइम है इस खित्ते के लिए, इस खित्ते से आगे देखिए वो मसला बना हुआ है। अब ईरान जो खड़ा हो गया है, अगर ईरान खड़ा ना होता तो आप देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी होती। ईरान खड़ा हो गया, अब ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रही, इजराइल को समझ नहीं आ रही क्या करें, जनरल साहब अपने साथ ही पीछे हट गए हैं। जनरल साहब, दुनिया भर के बहुत सारे तज्जिया कर ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो फेस सेविंग चाहता है और प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो एक तासुर या परसेप्शन कायम कर सकें कि अमेरिका के लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब जिस तरह से ये मीडिया का दौर है, अब ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट ने जिस तरह अरबों खरबों डॉलर दिए अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए, और अब आज अमेरिका की वजह से ही वो इस सारी सूरत हाल का निशाना बने, तो क्या अब सारी सूरत हाल में मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ दफाई मुआहदों में अपना रुख करेंगे और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा हासिल होगा? जी इंशाल्लाह, मुझे कोई शक नहीं है। मैं जब से ये मसला शुरू हुआ है मैं उस दिन से एक बात बार बार कह रहा हूँ, इस जंग में अगर अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाया, इसराइल को जो उन्होंने डिफेंस शील्ड मुहैया की थी, मतलब आप देखिए ना किसी कैसे उन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया में लगाया हुआ था, पीछे जॉर्डन में लगाया हुआ था, वो तो काम नहीं किया उसने। इसराइल को जो है 3 लेयर डिफेंस था, एंटी मिसाइल सिस्टम था, वो भी डिफीट हो गया। उनको जो मेंटेनेंस वो भी हम दे रहे हैं, और ट्रंप साहब वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंग की कीमत भी वो अदा करेंगे हमें, तो वो क्यों इनके साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए दूसरी तरफ से जो बढ़ती हुई ताकतें हैं, जिसमें आप रूस देख रहे हैं, जिसमें आप चीन को देख रहे हैं, जिसमें आप ईरान को देख लें, जिसमें ईरान ने बड़ी समझदारी से, आप देखिए जब ये जंग अभी तक सीज फायर नहीं हुआ था तो ईरान के वजीर खारजा की सऊदी अरब के वजीर खारजा से मुलाकात हुई, बातचीत हुई थी उनकी जी। ये बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो अमेरिका को पता है, जिस वजह से अमेरिका और ज्यादा परेशान है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक और फिर राइटर ने भी ये दावा किया कि इसराइली हमले के किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के खदशे के तहत पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं वो ईरानी वफद को अपने
सिक्योरिटी हिसार में ना सिर्फ वहाँ से लेके आए बल्कि यहाँ से वापस भी पहुँचाया। और कुछ ज़राए तो ये दावा करते हैं कि 500 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उसको अपने हिसार में लिया हुआ था। तो आप पाक फ़िज़ाइया की इस कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाक फ़िज़ाइया की तो अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए पाक फ़िज़ाइया पर, पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर। पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह पिछले साल परफॉर्म किया है, ये दुनिया अभी तक इस सारी चीज़ को समझ ही नहीं पाई। टेक्नोलॉजी तो भारत की हमारे पास हमसे बहुत बेहतर थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने वो जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरीके से भारतीय एयरफोर्स का जो उनके S-400 का बहुत बड़ा जोम था, जो उसको नाकारा बनाया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में आज से नहीं है, ये तो मतलब जब से ये पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स बनाई है उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही। पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल्ली डिप्लॉयड थी, जो मेरी इत्तलात हैं, जिसमें सिर्फ मैं राका तैयारों की बात नहीं कर रहा, और भी जो सपोर्ट सिस्टम था वो सारा डिप्लॉयड था। जितनी कम्युनिकेशन C4, C5, C6 जो भी कह लीजिए, वो सब डिप्लॉयड था। सारे मामले में बिल्कुल इसराइल की जानिब से सिक्योरिटी इश्यूज तो रहते हैं। जिस तरह सदर ट्रंप की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इस सारे मामले पर हम देख रहे हैं, एक तरफ तो मुज़ाकरात को खुशाइन भी कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या कोई डील नहीं होती तो फिर जंग होगी। जबकि ईरानी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है कि सदर ट्रंप मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि मुज़ाकरात आगे भी बढ़ सकते हैं? क्योंकि सदर ट्रंप की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, इसराइली थ्रेट्स तो सब एक तरफ, तो किस तरह से ये आगे चलेंगी चीजें? जनरल साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि पिछले सवाल से एक सिर्फ बात अटैच है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, प्लीज़ अगर इस पे बता दें कि इसराइल की तरफ से अभी तक भी मुकम्मल तौर पे तो ये नहीं कह सकते कि वो अब कोई शरारत नहीं करेगा, तो मुज़ाकरात का जो अगला दौर दोबारा पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो क्या अब भी ईरानी वफद को उसी तरह से उसी हिसार में लाया जाएगा? देखिए, ना सिर्फ इसराइल से, अमेरिका के बारे में भी मेरी कभी कोई जो राय है वो और नहीं है, सिर्फ इसके उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को ये एफर्ट फिर करनी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, जो भी दूसरा सवाल था उसका जवाब देने, वो ये है कि बेसिक मसला ईरान में नहीं है। ईरान बड़ा वाज़ेह और क्लियर है, उसने जो पोजीशन है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 3 दिन लगा के आए हैं, वो सब मिल के आए हैं, बड़े वाज़ेह ईरान की तरफ से जो भी रायत दे सकती थी वो पाकिस्तान को पता है, और ये रायतें कैसे दी जाएंगी, कैसे होगा, गिव एंड टेक कैसे होगा, उसके बारे में भी पाकिस्तान का मनसूबा में मुझे पूरा यकीन है कि तैयार है। और ट्रंप साहब सिर्फ एक उनका मसला है कि वो नंबर एक तो दुनिया को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, नंबर दो अपना तजारती मकासद पूरे कर रहे हैं, नंबर तीन इसमें सिर्फ एक फरीक नहीं है, अमेरिका और ईरान नहीं है, इसराइल डेफिनेटली एक फरीक है। और जब अमेरिका ये समझेगा कि उसकी सुबकी हो रही है, तो वो इसराइल की तरफ से कोई ना कोई शरारत कर देगा ताकि कुछ ना कुछ हंगामा चलता रहे। दूसरी तरफ आप देखिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया को जहाँ तक ताल्लुक है, वो पाकिस्तान के कहने पर उनकी अपनी जो समझ है, मैं समझता हूँ बड़ी बहुत समझदारी का सबूत दिया है। उनकी तरफ से एक बयान भी गर्दिश में है कि भाई हम अपनी सरजमीन या अपनी जो फजाई हदूद है किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कतर ऑलरेडी कर चुका हुआ है। तो अमेरिका के अपने हवारी जो उसके जो साथी हैं यूरोप में, वो सारे उनके पिछड़ के बह गए। तो अमेरिका की ये मसाइल तो हैं उसके। और दूसरा मसला सबसे बड़ा उनका ये है वो चीन का मुकाबला कैसे करे यहाँ पर, रूस का चीन को दोनों को मिलकर मुकाबला कैसे करे उसको भी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ कोई कमेंट करता है तो फिर चीन के पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं। तो अब ये ट्रंप साहब फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कोशिश है दुनिया को अमन देने के लिए, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, सारी दुनिया ने उसको सराहा भी है, एक्नॉलेज भी किया है। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह अमेरिका को अमेरिका से बचाया जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इस कामयाबी के बाद जिस तरह से पाकिस्तान आलमी उफ़्क़ पे एक नया सितारा बन के उभरा है, पहले जैसे आपने खुद जिक्र किया कि गुज़श्ता साल मई में जो जिस तरह से धूल चिटाई इंडिया को, तो उससे पाकिस्तान को बड़ी माशाल्लाह से इज़्ज़त मिली। अब जिस तरह से अमन का प्रोसेस सारा हुआ, तो उस वक्त भी मई के बाद भी मार के हक और बयानुल महसूस के बाद भी दुनिया भर से नज़रें जो हैं पाकिस्तानी जहाज़ों की तरफ और डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ आईं। सऊदीया के साथ मुआहदा भी हुआ। तो अब इस अमन मुआहदे के बाद क्या आप समझते हैं कि दुनिया में
जो मुख्तलिफ तरह के अमन के मसाइल होंगे, आलमी मसाइल होंगे, उनके हल के लिए भी पाकिस्तान की तरफ देखा जाएगा, पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा? देखिए, इससे बड़ा एक सवाल जो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ताकत का तवाज़ुन जो दुनिया में था वो मगरिब की तरफ था, उसको अमेरिका लीड कर रहा था। बिल क्लिंटन ने खुद ट्रंप साहब को बताने की कोशिश की है कि वो लीडिंग रोल था, या जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस थी अमेरिका की वो खत्म होती जा रही है। ताकत का तवाज़ुन मशरिक में डेवलप हो रहा है, और मशरिक में जब आप देखते हैं तो मशरिक बईद देख लीजिए, वेस्टर्न एशिया देख लीजिए, साउथ एशिया देख लीजिए, जिधर आप देख लीजिए, पाकिस्तान आपको एक पिवट के तौर पे नजर आएगा। इसलिए इस खित्ते में अमन के लिए और इस खित्ते से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं उसमें पाकिस्तान का रोल कलीदी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। इमरान साहब, आपसे एक इम्पॉर्टेंट खबर पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। BLF की खातून खुदकुश के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अब हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। ज़रा बात यह है कि FC हेडक्वार्टर नोकंडी में जो खुदकुश हमला हुआ था उसमें BLF की खातून खुदकुश बमबार की सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी जो हैं उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उनका ये कहना है कि मेरे शोहर ने इस खातून खुदकुश हमलावर को पहले अपने घर में रखा और फिर उसको अफ़गानिस्तान भी ट्रेनिंग के लिए छोड़ के आया, और उसके अलावा यही नहीं बल्कि उसने कहा कि जो मेरा शोहर मंजूर अहमद है उसने इस हमले के बाद जब मुझे खुदकुश हमलावर की तस्वीर दिखाई तो मैंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो वही खातून है जो हमारे घर में रही थी। और उसके बाद ये है कि इसका शोहर जो है जब ये हमला उसने किया खुदकुश हमलावर ने, तो उसके बाद वो खुद भाग के अफ़गानिस्तान चला गया। तो गिरफ्तारी जब ये रहीमा बीबी और उसके भाई मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी भी उस वक्त हुई जब उसने वहाँ से फ़ोन करके इनको कहा कि आप लोग भी अफ़गानिस्तान आ जाएं। तो ये भी अफ़गानिस्तान जाने की तैयारियों में थे जब ये पकड़े गए। तो लेकिन आखिर में ये भी उसकी बीवी ने इंकशाफ किया है कि इसके शोहर के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने की वजह से इनके कबीले और ख़ानदान को जो है बड़ी मुश्किलात का सामना, और उसके शोहर ने पूरे ख़ानदान को मुश्किलात में डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल इमरान साहब, बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका मामलात को मज़ीद भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान और अमेरिका में कौन से निकात पर अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती प्रोसेस जो है वो जारी है और सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि एक ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है। वो किसकी बात कर रहे हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। ताहिर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। सर, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जावेद साहब, आपके वक्त का। सदर ट्रंप की जानिब से जो बात की गई है कि एक ज़हीन शख्सियत जो है वो वाइट हाउस आ रही है, वो किसकी बात कर रहे हैं, इस बारे में हमें बताइएगा, और ईरान के हवाले से कौन सी अच्छी खबरें आने वाले टाइम में आ सकती हैं। देखें, इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में जो शख्स यानी बेहतरीन, आप उसको इंटेलिजेंट कहें, ज़हीन कहें, या यानी जनरल आसम मनीर से ज़्यादा वो किसी के ऊपर इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, उनके बाद अगर फिर वो किसी को थोड़ी क्या मतलब रिस्पेक्ट या उनके ऊपर एतमाद है तो वो फिर वापस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। इन दोनों से हट के कोई ऐसा शख्स जो रिगार्डिंग आपके ईरान मामलात के बात करे, वो मेरे ख्याल है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर वो कोई ऐसा इनकी तरफ से जो यानी कि कोई आ रहा है, तो अच्छा, इफ़ अगर उनकी कहानी रिलेटेड टू ईरान, तो ये उसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि आसम मनीर साहब का, जो मैंने ख़ुद तौर पे ख़ुद भी कोशिश की पाकिस्तान में उनसे करने की, जो मुझे कंफर्म नहीं किया गया भारत। लेकिन अगर यह तो इसीलिए आज वैसे मैंने पाकिस्तान जाना निकलना था, और इसी तरह के 2 डिफरेंट बयानात इनकी तरफ से आने के बाद मैंने फिर आज उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दी है। पहले ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ साइन करने के लिए, जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को या ट्यूसडे को उधर होंगे। अच्छा, तो ये इस तरह की मिक्स चीज़ें आ रही हैं इनकी। अब आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये
कि पाकिस्तान देखें बड़ा एक सक्सेसफुल यानी जो ट्रिप फील्ड मार्शल साहब ईरान में करके आए हैं, देखें उसका तो दुनिया ने रिजल्ट भी देखा है, जिसकी शक्ल में एक गुड जेस्चर के ऊपर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के 3 मुल्कों का जो दौरा है उसमें बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर जो एक आप मामला देखें सारे, तो लग तो बज़ाहिर जी। ताहिर साहब, आप माशाल्लाह अमरीकी जो इंतज़ामिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, कांग्रेस में भी आपके काफ़ी असर व रसूख है, आना जाना है, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी आप करीबी समझे जाते हैं। आप बतौर एक पाकिस्तानी इस सारी सूरत हाल पे किस तरह से महसूस करते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो सारा किरदार अदा किया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें करते नहीं थकते, तो इस पे बतौर पाकिस्तानी आपकी फीलिंग क्या होती है? देखें, मैं 35 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया इस मुल्क के अंदर, और यहाँ पे हमने मतलब पाकिस्तान के हवाले से जो 9/11 के बाद पाकिस्तान को जिस तरह के फ़ोन कॉल गए, कैरी लुगल बिल के ऊपर क्या हुआ, फिर उसके दरमियान में वजारत ख़ारजा से जब भी लोग इधर आते थे, और यहाँ पे मैं बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर भी था, तो जो एक स्ट्रेस का लेवल होता था वो भी हमने देखा, और उसके बाद फिर फ़ोन कॉलों के इंतज़ार होते भी हमने देखे। तो ये सारी चीज़ों के बाद देखें, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप या पाकिस्तान की जो अप्रिसिएशन या इज़्ज़त के अंदर जो इजाफे की कहानी है ना, वो मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट लेवल पे हमने अपनी लाइफ टाइम में, ये हमने कभी सुना था कि अयूब खान के दौर में उनको एक बहुत अच्छा वेलकम दिया गया था, लेकिन जो हमारी लाइफ टाइम के अंदर हमने इससे ज़्यादा इज़्ज़त पाकिस्तान को होते हुए नहीं देखी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा। जी जी जी। और उसका आलम यह कि देखें, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर जब मैं कांग्रेसमैन और सेनेट के लोगों से बात करते हैं, तो यकीन करें हर शख्स की होप जो है वो ये, जो डेमोक्रेट साइड के ऊपर कोई भी शख्स नहीं चाहता कि ये जंग जो है ये आगे जारी रहे। रिपब्लिकन साइड पे भी एक यानी खामोश मेजॉरिटी ये नहीं चाहती कि ये जंग आगे जाए, लेकिन हट दर्मी है चंद लोगों की, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया और उसके अंदर ये लोगों को नज़र आ रहा है कि अब ये पीस की तरफ जा रहा है, तो ये सब के सब खुद उनके मुंह से तारीफ़ें, और बल्कि मैं आपको थोड़ा प्री मैच्योर है, लेकिन ये आप बड़ी जल्दी सेनेट और कांग्रेस के अंदर आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे जिसमें लोग फ्लोर के ऊपर खड़े होके और इसको तारीख का हिस्सा बनाएंगे, जनरल आसिम मुनीर के काम को और अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के काम को, और इन जनरल पाकिस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के काम। अच्छा सर, खबरें तो इस तरह की भी हैं कि पाकिस्तान की 2 अहम शख्सियात जो हैं उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात मुतवक्को है। तो क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वो दोनों अमेरिका आएंगे इस माहदे से पहले, या ये जो वाइट हाउस को कवर करने वाले साफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 14 घंटे से 24 घंटे के लिए पाकिस्तान जाएंगे? तो आपको क्या महसूस होता है कि दोनों में से पहले क्या हो सकता है? देखिए, हाँ, ये एक इसमें कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो ये 3-4 दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस तरह फील्ड मार्शल वहाँ पे गए थे ईरान के अंदर, देखिए पार्टीज़ ईरान और अमेरिका है ना, तो प्राइम मिनिस्टर बेशक बाकी मुल्कों के अंदर उनसे करके बात आए हैं क्योंकि उनको ऑन बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन जिस तरीके से फील्ड मार्शल ईरान गए हैं, मैं समझता था कि उसके बाद शायद वो ईरान से सीधे यहाँ पे आ जाएं या फिर पाकिस्तान से यहाँ पे आएँ। उसके बाद फिर ये अमल भी हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान जाके वहाँ साइन करें। मैं इसको इस तरह इसलिए देख रहा हूँ कि ईरान यहाँ साइन करने नहीं आएगा। ईरान को अगर कोई जगह एक्सेप्टेबल है तो वो पाकिस्तान है। तो लामहला अगर ये एक टेबल के ऊपर बैठ के साइन होनी है, दोनों फ्री लॉन्ग डिस्टेंस इसके ऊपर अग्री वो भी कर सकते हैं ना, जैसे पिछली जंग में तो यही 2 पार्टियां थी और ये बगैर टेबल पे बैठे भी जंग बंदी हो गई थी। तो अगर वो लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर आपका मुआहदा होने जा रहा है, एक सिग्नेचर होंगे, और जिस मुआहदे को या जो भी इस्लामाबाद अकॉर्ड या जो नाम दिया जाएगा वो एक तारीख का बहुत
बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ताहिर साहब, एक बहुत बड़ा देरीना मसला था जिसको पाकिस्तान हल करवाने की कोशिश कर रहा है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीरी साहब की काविशें, उन्होंने अब ईरान का दौरा भी मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बहुत इस सारे मामले को लेकर बहुत संजीदा दिखाई दिए। अब मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि सदर ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की ख़ास तौर पे काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। अब एक इशारा भी मिल रहा है कि वाइट हाउस में कोई ज़हीन शख्सियत आने वाली है। क्या पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? क्या पाकिस्तान के लिए किसी बड़े पैकेज का कोई बड़ा मुआहदा भी हो सकता है अमेरिका के साथ? कोई इस किस्म की भी खबर आपके पास है? देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान इस तरह की किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो इतना बड़ी अंडरटेकिंग जो इस वक्त उनकी चल रही है, दो ऐसे मुल्कों के साथ वो डील करें कि जिनके अंदर दोनों को अंदर एक जिद का भी एलिमेंट है, और दोनों एक यानी 40 सम ईयर। तो लेकिन मैं आपके जो सवाल को मैं थोड़ा डिफरेंट रंग से अगर दूं, कि अगर आपको याद होगा कि ईरान इंडिया पाकिस्तान इंडिया ईरान पाइपलाइन का एक मामला था जिसमें ईरान ने तकरीबन बॉर्डर तक उसको बिछा दिया हुआ है। फिर पाकिस्तान को एक पोर्ट के अंदर भी वो लेकर के गए थे, $30 बिलियन के हर्जाने की बातें भी हो रही थी। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, और पाकिस्तान को एक एनर्जी का मसला, जब ये सैंक्शन उठ जाती हैं तो ये फिर पाकिस्तान की प्रोड्यूस का उधर जाना, तो एक इकोनॉमिकल जो एक इकानमी के हवाले से पाकिस्तान को जो बेनिफिट है वो होता नज़र आ रहा है। फिर बाकी मुल्कों के साथ पाकिस्तान उसके बाद दुनिया के अंदर एक यानी लीडरशिप की हैसियत से फिर नए मुआहदे कुछ सूरत में जो सऊदी अरब के साथ हुआ है वो और दो मुल्कों के साथ भी हो सकता है। तो ये आपको अनलिमिटेड, मैं ये कहता रहा हूं कि ईरान के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी इस डील का पाकिस्तान ही होगा। लेकिन वो बिल्कुल पाकिस्तान बड़ा बेनिफिशियरी होगा, जाहिर है पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करे, लेकिन अगेन वही चीज़ आ जाती है कि अमेरिका और इसराइल इन दोनों की गारंटीज़ की बहुत ज़रूरत है। ईरान भी कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है। गारंटीज़ आपके ख्याल में कौन देगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बेहतर गारंटर बनेगा और साथ में जितने बाकी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जानिब से गारंटीज दी जाएंगी? इस पर भी बताइएगा। मैं तो समझता था कि इसके अंदर चाइना की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये बहुत करीब होने के बावजूद उसका जिक्र नहीं हो रहा, जो चाइना से अच्छी गारंटी किसी की नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर चाइना के बाद ताहिर साहब आप बिल्कुल ठीक समझते थे, और ख़बरें भी ये हैं कि चाइना जो है उसने अपना पूरा किरदार अदा किया, लेकिन जिस तरह से आप चाइनीज़ पॉलिसी को समझते हैं कि वो पसे पुश्त रह के अपना काम ज़्यादा करते हैं, तो इस दफ़ा भी उन्होंने उसी तरह से अपना किरदार अदा किया। लेकिन सर एक बात जो आप अपने पिछले गुफ्तगू में कर रहे थे सवाल से पहले, मैं वापस उसी की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि आप डेमोक्रेट पार्टी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, इनकी सियासत और उसके तर्ज को समझते हैं। तो बहुत सारे तज्जियाकारों का ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए भी पाकिस्तान आएंगे क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इस तारीखी रिकॉर्ड पे उनके अलावा कोई बंदा साइन करे और वो क्रेडिट उसका ट्रंप साहब से ले ले। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये तो बेसिकली अब जो कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी आप आंखें बंद करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्लेम होगा किसी, देखें ना जंग के अंदर जंग का ब्लेम भी जाना है किसी को, और इस अकॉर्ड का बेनिफिट या इस अकॉर्ड का ये क्या कहते हैं किसी को ये भी मिलना है कि शाबाश, तो शाबाश ये लेंगे। ब्लेम के लिए जो सेक्रेटरी वार है उसको फायर भी करेंगे। तो ये चीज़ें तो बेसिकली यहाँ यकीन करें अमेरिका के अंदर हर टॉक शो का हिस्सा है। तो हमें, मैं कहता हूँ कि ये इन चीज़ों से इररेलेवेंट, क्योंकि ये इतना बड़ा काम पाकिस्तान ने पुल कर लिया है और ऑलमोस्ट इसके फिनिश के अंदर। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर खुद साइन करने नहीं जाता तो उसकी वैल्यू भी कम होती है, और शायद ये ईरान को एक्सेप्टेबल भी ना हो। तो अब ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के, और फिर पाकिस्तान के लिए भी एक समझ लें कि वो सारी निगेट कर देगा उन चीज़ों को। याद रखें पाकिस्तान आज जाके आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आज भी पाकिस्तान के ट्रैवल एडवाइजरी
नजरी लगी हुई होगी उधर। आज भी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर एम्बेसडर अपने बच्चों को नहीं रख सकता, अमेरिका का एम्बेसडर। तो ये अगर प्रैक्टिकली आप अगर पेपर्स के ऊपर ये चीजें देखते हैं ना, तो वो आप किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप पाकिस्तान का यानी वार जोन के अंदर है पाकिस्तान इस वक्त। ये सारी चीजें ये देखना ये है कि इस सारे मामले में क्या कोई बड़ी पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया, आप जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अरब ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ गए हैं, इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बेशुमार कामयाबियां मिल रही हैं, इसी तरह से पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी मुस्तहकम होने जा रहा है। ख़बरें ये मिल रही हैं कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के नए मौका पैदा करने जा रहा है और इस वक्त बड़ी डील्स की खबरें भी सुन रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए $8 अरब देने का ऐलान किया है। मज़ीद कौन से ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप बताइएगा, सऊदी अरब की जानिब से भी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए $8 अरब देने का ऐलान किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और मजीद कौन कौन से ममालिक आपको लगता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा दे सकेंगे? जी ज़ैनब, पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं चीन, ये पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर इकॉनमी के तौर पे देखना चाहते हैं और उन्होंने ये इंटेंट जो अभी आप दोबारा कह रही हैं, ये बार बार शो कर रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि हम उसको इन्वेस्टमेंट को किस तरह मटेरियलाइज करते हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम डिपॉजिट ले लेते हैं लेकिन हम इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और मैं बारहा कह चुका हूं, क्योंकि मैं खुद 6 साल पहले ये नेगोशिएट करता रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आएगी, हुकूमत के अंदर आनी मुश्किल है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए हुकूमत को स्पेस और पॉलिसीज़ अगर क्विकली बनाए, जो हमारे तरजीही सेक्टर हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए सिस्टम बनाए, तो ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। रिफाइनरी का अच्छा मंसूबा है, लेकिन रिफाइनरी बनते बनते कोई 7-8 साल लगते हैं, अल्लाह करे के लग जाए। लेकिन सर, रिफाइनरी का मंसूबा जो है, पहले भी MOU भी साइन हुआ और बड़ी खुशखबरियाँ भी सुनाई गई, लेकिन वो मिच्योर नहीं हो सका। अब खबरें ये हैं कि जो है ईरान पे पाबंदियाँ ख़त्म होने क्योंकि जा रही हैं, तो इस हवाले से सऊदीया जो है उसका इंटरेस्ट इसमें दोबारा बढ़ गया है और ये अब बनने के चांसेस हैं। तो क्या हम इस बात की तवक्को रखें कि अब वाकई ही ये रिफाइनरी बन जाएगी? मान साहब, बात यह है कि ये जब रिफाइनरी नेगोशिएट की थी तो मैं उस वक्त टीम में था। फिर हमने फिजिबिलिटी करवाई और उसमें एक तो डिले भी हुआ, लेकिन जो रिटर्न था उनकी इन्वेस्टमेंट पे वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक फिजिबिलिटी में नहीं था। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स की गई, लेकिन फिर कुछ हालात बदल गए। अब दोबारा से रिन्यूड इंटरेस्ट है और आपकी बात में वज़न है, क्योंकि हम तकरीबन सब तेल जो है GCC के ममालिक से ख़रीदते हैं। अगर ऑल्टरनेट मिल जाता है ईरान, तो GCC के ममालिक चाहेंगे कि यहाँ कुछ इन्वेस्ट करके ट्रैक्शन पैदा करें और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में करें। मेरी अभी भी बड़ी इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग राय है कि अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास मामला रहेगा तो आगे नहीं चलेगा। इसके लिए हमें एक प्राइवेट सेक्टर का कंसोर्शियम बनाना चाहिए जो इस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को प्रोफेशनल बुनियाद पर 24/7 की बुनियाद पर फिजिबिलिटी बना के आगे लेकर चले। हुकूमत को इससे ज़रा बैक सीट ले लेनी चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कतर ने भी $2 अरब जो हैं वो देने का वादा किया और मज़ीद जो है वो सरमायाकारी जो है उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। मेरी कल रात एक बहुत आला हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनसे बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि कतर और बहुत सारे अरब ममालिक हैं जिनका इस वक्त वाकई ही बड़े खलूस के साथ ये कंसर्न है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या वाकई ही ये इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर साबित हो सकती है? जी, मैं बिल्कुल जैसे पहले का कोई दो राय नहीं है। और वो जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वो अपनी वेस्ट में जो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर है
उसको कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि उसका रिटर्न हमें वो नहीं मिल पा रहा और रिस्क भी हैं, क्योंकि जितना तेल का पैसा या एलएनजी का आता है वापस अमेरिका और वेस्ट में री इन्वेस्ट हो जाता है। अब इनके पास ये कैश के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें समझना ये है कि जो अरब ममालिक हैं ये चीन की तरह नहीं है, इनको कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी आती, इनके पास वो स्किल्स नहीं है। देखे ना, चीन तो रिलोकेट भी कर सकता है, टेक्निकल लोग भी भेज सकता है, ये सिर्फ पैसा लगा सकते हैं। और ये पैसा लेने के लिए पाकिस्तान को बड़े मजबूत मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर, लोग, प्रोफेशनल्स को सामने लाने की जरूरत है जो उस पैसे को मैनेज कर सकें। ये बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर हम अपना माइंड सेट बदलें, खाली लोन लेने से निकलें, और मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि आप एक ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को या किसी को प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल सर, बेहतर पॉलिसीज बनाकर इसे फ़ायदा लिया जा सकता है। और सर ये भी खबरें आ रही थी कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद ऑयल रिफाइनरी लगाने के हवाले से इम्कानात बढ़ गए हैं, और इस पर सऊदी अरब पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज जल्द लगा लेगा। लेकिन ठीक है, वो आप इस पर बात कर चुके हैं। सर ये भी बताइएगा कि लोड शेडिंग और गैस का बहरान इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला बन चुका है, तो कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि LNG के 4 कार्गो जो हैं वो 5 रोज़ में पहुंचेंगे, और कतर से गैस आते ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, गैस का बहरान जो था, लोड शेडिंग हो रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो सर क्या लगता है, इसके कितने इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? अवैस लगारी साहब ने सर ये जो बयान जारी किया है, तो क्या आप समझते हैं कि गर्मियां चैन से गुजर जाएंगी? मुश्किल दिखाई देता है जी, क्योंकि लोड शेडिंग के 3 वजूहात हैं। पहली वजह दुरुस्त है कि कतर से सप्लाई में डिसरप्शन आई है, लेकिन कतर का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उन्होंने कहा था कि हमारी गैस की प्रोडक्शन को दोबारा नॉर्मलाइज होने में कुछ साल लगेंगे। लेकिन अगर 1-2 हमारे पास आ रहे हैं कार्गोज तो अच्छी बात है, लेकिन इसके 2 बहुत बड़े एंगल हैं। कोई इसमें हमारे पास बड़ा क्लियर है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत कमज़ोर है, और हमारी जो पावर सेक्टर की गवर्नेंस है वो उसको तो बहुत ही ठीक करने की ज़रूरत है। कभी हम सोलर पे इंसेंटिव खींचते हैं, कभी लगाते हैं। सो वी नीड टू लुक एट दीज एंगल्स, ताकि हमारी समर में भी बिजली आती रहे और इंडस्ट्री को बिजली मिल पाए, ताकि उनकी डिसरप्शन ना और अच्छी कीमत पर मिल पाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो ईरान इसराइल जंग हुई उसके बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि दुबई में पाकिस्तान से जो पैसा जा रहा था वो रुक गया या उसमें की मुंतकिली में कमी हो गई है। तो क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि सरमायादार अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो दुबई में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी अब सरमाया वहाँ से वापस लाना चाहते हैं। क्या वाकई ही ऐसी कोई सूरत हाल है? जी देखिए, पहले तो समझना ये चाहिए कि दुबई में जो सरमाया जाता है उसकी क्या नौइयत है। वो सरमाया उन लोगों का जाता है जिनके पास सरप्लस पैसा है, और वो उसको रियल एस्टेट में या कुछ और एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो इंडस्ट्रियाँ नहीं लगाते, वो सरमाया कोई जॉब क्रिएशन के लिए नहीं जाता। ये इन्वेस्टर का पैसा है जो रिलेटिवली शॉर्ट टर्म होता है। अब अगर वो पैसा यकीनन वहाँ नहीं जा रहा होगा, क्योंकि दुबई का जो सेफ हेवन का कॉन्सेप्ट जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। अब क्या वो पैसा पाकिस्तान में लगेगा, ये वक्त बताएगा। जो मेरी नॉलेज है, ये इन्वेस्टर जो है ये मजीद दुनिया की मार्केट्स को देख रहे होंगे कि कहाँ सेफ है। देखिए, इन्वेस्टर ऐसा जो होता है वो पैसा वहाँ रखता है जहाँ उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दिखती है। पाकिस्तान को बड़ी तेज़ी से अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि आलमी मार्केट पे, आलमी मंडियों पे भी नज़र रखते हैं, एक ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, लोग जानना चाहते हैं कि दुबई की इकॉनमी और दुबई के मामलात कब तक दोबारा स्टेबल हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं कि दुबई दोबारा पीक पे जाने में कितना वक्त लगेगा? ये अगर आप समझें, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स का मजमुआ है। दुबई एक स्टेट है जो कि उनका बड़ा ट्रेड का हब बन गया था, टूरिज्म का हब बन गया था, और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स सारे वहाँ बेस थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुबई जो है उसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट है, वो दुबई उसको खुद से सस्टेन नहीं कर रहा था। अबू धाबी उसमें आधा पैसा डालता है, क्योंकि अबू धाबी के पास तेल है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है कि वहाँ पर कारोबार ज़िंदगी और टूरिज़्म और चीज़ें कम हुई हैं,
इट ऑल डिपेंड्स कि उसको अबू धाबी सब्सिडाइज करना चाहता है और किस हद तक करना चाहता है। मेरी जाती जो असेसमेंट है, दुबई को दोबारा नॉर्मलाइज होने में अभी कुछ साल लगेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी कुछ माहिरीन का ख्याल है कि दुबई वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़ास तौर पे कराची पोर्ट और फिर ग्वादर पोर्ट जो है उस पे बहुत कुछ जो है मुंतकिल हो सकता है। क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं तो हम आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तानी जो हैं इस खुशखबरी का इंतज़ार करें, क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है? जी, अभी तो हमारी पोर्ट्स जो हैं, जो थोड़ा बहुत वहाँ पर एक्सपेंशन हुई है मूवमेंट की, कार्गोज की और शिप्स की, वो ट्रांसशिपमेंट्स की है। ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट होता है कि आप वहाँ पर आते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं और आगे चले जाते हैं। हमें ट्रांसशिपमेंट की भी फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, लेकिन मेनली तो हमें पोर्ट हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन इस मिनिस्ट्री को बहुत तेज़ी से तरजीही बुनियाद पे पॉलिसियाँ बना के दुनिया के इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां जो दुबई से डिवर्सिफाई कर सकती हैं, उनको लाना पड़ेगा। उसका एक सियासी एंगल भी है। हमारी जो अशराफिया है, ख़ास तौर पे इवन सियासी, उनका दुबई की अशराफिया के साथ बड़ा डायरेक्ट लिंक है, और वो जो लिंक है वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में इस वक्त पोर्ट और मरीन ट्रेड पाकिस्तान के लिए विनर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम प्रोफेशनल्स को दे के इसके ऊपर हंगामी बुनियाद पर काम शुरू करें। बिल्कुल, पोर्ट हैंडलिंग पर काम करने की ज़रूरत है, कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।